हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू की है, तो हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट की है। ज्योग्राफी में क्लास 6 का एनसीईआरटी हमें चल रहा है। तो हमने 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी, चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने बहुत सारी चीज़ सीखी, चैप्टर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। चैप्टर 2 में अक्षांश और देशांतर के बारे में जाना, और चैप्टर 1 में सौरमंडल के और ग्रह और नक्षत्र, उल्का पिंड, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। तो आज चैप्टर 3 में स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की गतियाँ। आखिर जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे गति करती है, किस किस प्रकार की गतियाँ करती है और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी की गतियाँ। इसको इंग्लिश में मोशन ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम से होंगे इसको समझ लेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी जो हमारी दिया हुआ है कि गति करती है, तो 2 प्रकार की करती है। एक करती है घूर्णन गति, एक करती है परिक्रमण गति। तो घूर्णन और परिक्रमण के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने पिछले चैप्टर में की है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कि घूर्णन होता है जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे, जो इसका ये जो पोल हो गया, अपने पोल पे यानी अपने अक्ष पे वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन गति, जिससे दिन और रात का प्रभाव पड़ता है, दिन और रात होता है। और एक होता है परिक्रमण गति। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा फिगर देखेंगे तो ये एक सूर्य है सेंटर में, और इसके ये सब पृथ्वी है। तो सूर्य के चारों ओर अपने फिक्स जो निश्चित कक्षा है उसमें ये चक्कर लगाती है सूर्य का, तो उसको बोलते हैं हम लोग परिक्रमण गति। ठीक है, तो परिक्रमण से क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है। इससे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, यानी मौसम चेंज होते हैं। और घूर्णन से क्या होता है? दिन और रात जो होते हैं हमारे, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात एक एवरेज में दिखते हैं। तो कभी कभी बड़े छोटे भी होते हैं, आगे बात करेंगे इसमें चैप्टर में। तो वो घूर्णन गति के कारण होते हैं, परिक्रमण का मौसम चेंज होते हैं। आगे देखेंगे, ये हो गया घूर्णन और परिक्रमण, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी जो है अपने कक्षीय सतह से, यानी जो कक्ष है उसका जिस पे वो रोटेट करती है सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, उसके सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 66.5 डिग्री जो कि यहाँ देखेंगे एक फिगर दिया हुआ है। तो ये जो है फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे 66.5 डिग्री का झुकाव दिख रहा है। ये जो बना हुआ है कक्ष का, जो उसके कक्षीय सतह का जो डॉट लाइन है ये बना हुआ है, तो इससे ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, जैसा कि हम लोग अक्सर सुने होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी होती है। तो अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ 23.5 डिग्री मेंशन किया हुआ है। तो ये अगर हम 90 होता है, ये समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अगर 23.5 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 66.5 हो जाएगा, यानी 66.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि एक और बात यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 66.5 वो क्या होता है? कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, तो कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। ये वाला जो लाइन है ये कक्षीय समतल का लाइन दिया हुआ है, ये कक्ष के द्वारा बनाया गया है, तो ये कक्षीय समतल का लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद कह रहा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। वैसा वृत्त जो क्या करता है? दिन और रात को विभाजित करता है, तो उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या होता है? प्रदीप्ति वृत्त का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। कि जैसे सनलाइट, सन क्या होता है? सेंटर में है, और पृथ्वी उसको रोटेट कर रही है, यानी चारों तरफ परिक्रमण कर रही है। तो परिक्रमण कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट जो है पृथ्वी जो सन के सामने आएंगे, तो सामने आएंगे उस पर सन का लाइट पड़ेगा, और जो पीछे वाले एरिया है वहाँ पर डार्क एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात हम बता रहे थे कि जो पृथ्वी है रोटेट करेगी, यानी घूर्णन करेगी, रोटेशन करेगी, तो कुछ पार्ट है जो सनलाइट के सामने आएंगे तो वहाँ पे दिन होंगे, और कुछ पार्ट है जो घूर्णन के कारण पीछे होंगे, इस साइड होंगे, तो साइडो एरिया हो जाएगा, साइडो एरिया में रात होगी। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है कि जो वृत्त जो है ग्लोब पर, वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ठीक है, वैसा वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। अब यह कह रहा है कि यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आपने चित्र 3.2 में देखा है। 3.2 में यही चीज़ों को बता रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, आपको पता है कि एक चक्कर कितने देर में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है। कल हम इसका बताया भी थे, अक्षांश देशांतर में इस चीज़ का भी यूज किए थे, जहाँ पे दिखाया था कि 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटा लगता है पृथ्वी को। तो इसी बात को यहाँ पे रिपीट किया है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैनिक गति बोलते हैं, या पृथ्वी का एक दिन बोलते हैं, या पृथ्वी दिन भी बोला जाता है। कहीं कहीं पृथ्वी दिन भी लिखा होगा, या दैनिक गति भी लिखा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? एक साइड बराबर उसको सनलाइट मिलते रहेगा, और एक साइड हमेशा डार्क रहेगा, यानी एक साइड हमेशा दिन रहेगा, एक साइड हमेशा रात रहेगा। जो हर जगह देखते होंगे कि अब एक दिन भी होता है, रात भी होता है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर घूर्णन नहीं करे तो पृथ्वी में एक साइड हमेशा के लिए दिन रहेगा, एक साइड हमेशा के लिए रात रहेगा। यानी पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा रात, हमेशा एक साइड हमेशा
दिन रहेगा। तो यही कारण होगा, नहीं घूमेगा तो मेन कारण यही है। तो यही दिया हुआ है यहाँ पे, हमेशा अंधेरा रहेगा एक साइड में, एक दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, पहले भाग में हमेशा गर्मी रहेगा। मतलब गर्मी में करने का मतलब सनलाइट रहेगा, सनलाइट रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, गर्मी रहेगा, और अंधेरा रहेगा तो क्या रहेगा, हमेशा के लिए ठंड रहेगा। और इस तरह का अगर हो जाए तो जीवन भी संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, एक साइड हमेशा गर्मी, एक साइड हमेशा ठंड रहे तो जीवन भी संभव नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दूसरी गति। जो दूसरी गति हमने बोला था परिक्रमण की गति। परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण होता है जो सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी चारों तरफ से अपने जो निश्चित उसके जो पाथ हैं, जो कक्ष हैं, उसमें सूर्य का चक्कर लगाती है। परवलयाकार जो कक्ष हैं इसके, तो उसमें चक्कर लगाती है, तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक चक्कर पूरा करने में 365 1/4 दिन लगता है। 362 1/4 दिन लगता है, यानी 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। इसी के कारण ये 6 घंटे का कैलकुलेशन जो है, आप देखे होंगे कि कभी कभी फरवरी में 29 दिन का आता है, कभी और 3 साल तक चलेगा 28 दिन, और चौथे साल हो जाता है 29 दिन। तो वही होता है 3 साल तक 6 घंटा 18 घंटा हुआ, और चौथे साल क्या हो जाएगा 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा का एक दिन होता है, आपको सबको पता है। तो वहीं एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर में। जैसा कि 2024 में क्या था, 2024 का जो फरवरी था वो 29 दिन का था। कितने दिन का था, 29 दिन का था। और वहीं आप देखेंगे कि फिर 4 साल बाद 2028 जो आने वाला है अगले 2 साल में, तो 2028 में भी क्या हो जाएगा, फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। फिर 32 में क्या हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। अगर आपको लीप ईयर निकालने नहीं आता है तो लीप ईयर निकालने का इसमें तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको सीधा सिंपल उपाय बता दे रहे हैं कि आप जो भी ईयर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 से प्रॉपर डिवाइड हो जा रहा है, 0 शेष आ रहा है, तो वो लीप ईयर हो जाएगा। यानी उसके फरवरी का दिन होगा 29 दिन का होगा, और वो पूरे साल का दिन 366 दिन हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एक फिगर दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर फिगर है, पृथ्वी का परिक्रमण बताया है, और उसमें ऋतु कैसे बनते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ऋतु कैसे बनते हैं, मौसम कैसे निर्धारित होते हैं, ये इसी के फैक्टर के कारण होते हैं, और इसमें ये बात को क्लियरली समझाया गया फिगर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो शरद ऋतु बन रहे हैं, तो शरद ऋतु में क्या बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है विषुवत रेखा पर पड़ते हैं। जो भी शरद ऋतु बन रहे हैं या फिर वसंत ऋतु बन रहे हैं, तो इस पर सनलाइट सीधा सीधा कहाँ पड़ता है, विषुवत रेखा पर पड़ता है। विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण यहाँ देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर महाद्वीप क्या है, उत्तरी गोलार्ध के। हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, अगर और उत्तरी गोलार्ध के ठीक अपोजिट जो भी ऋतु होंगी क्या होंगी, दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम अगर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, 23 सितंबर को वसंत ऋतु। समझ में आ रहा है क्यों होगी, क्योंकि शरद ऋतु ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध वो थोड़ा सा सनलाइट के सामने पड़ेगा, और ये जो है 23 सितंबर को वसंत ऋतु ये पीछे पड़ेगा। तो शरद ऋतु सूर्य के सामने पड़ेगा, तो ये शरद ऋतु हो जाएगा 23 सितंबर को। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जैसे, तो ये आ जाएगा दक्षिण अयनांत। दक्षिणी अयनांत कहने का मतलब है कि सनलाइट ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा। सीधी सी बात समझिए, दक्षिण जहाँ भी अयनांत लिखा होगा उसका मतलब होगा दक्षिण सनलाइट वहाँ पे कहाँ पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में कम आएगा नाम मात्रा पर। यानी ये कब होगा, 22 दिसंबर। देखे होंगे कि 22 दिसंबर में क्या होता है, जाड़े का दिन होता है, तो उसमें सनलाइट कम मिलता है। कारण क्या है, कारण यही है कि ये दक्षिण अयनांत में होता है पृथ्वी, और उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। यानी आप अगर ऑस्ट्रेलिया के साइड में जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, गर्मी का दिन मिलेगा। अगर यहाँ पे ठंडी के मौसम में, जैसे हमारे देश में भारत में है जिस समय ठंडी होता है, यानी 22 दिसंबर में जाड़े का दिन होता है, ऑस्ट्रेलिया साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको गर्मी महसूस होगा। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जाएंगे आपका क्या होगा, गर्मी महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट प्रॉपर मिलता है उस समय। और इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो होता है 21 मार्च। 21 मार्च को होता है बसंत ऋतु। आप लोग बसंत ऋतु को एक और चीज़ से रिलेट करके देख सकते हैं, जो उस समय सरस्वती पूजा होता है। बसंत ऋतु के में ही क्या होता है, सरस्वती पूजा होता है। तो इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बसंत ऋतु कब होता है, सरस्वती पूजा के टाइम में, यानी बसंत का मौसम उसी समय होता है। और 21 मार्च को ये होता है, मेनली क्या होता है 21 मार्च को। कभी पूछेगी शरद विषु कब होता है, तो विषु 2 टाइम होता है, 23 सितंबर 21 मार्च। 21 मार्च वाले विषु में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। 23 मार्च वाले विषु में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो ग्रीष्म ऋतु होता है, तो ग्रीष्म ऋतु सबसे ज़्यादा भारत में कब होता है, जून के महीने में, यानी 21 जून को। 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ये क्यों पड़ता है, और इसको क्या वो नाम दिया गया है, उत्तर अयनांत। जैसे यहाँ देखें तो दक्षिण अयनांत, यानी दक्षिण में ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा, ज़्यादा सूर्य का प्रकाश जाएगा,
और गर्मी रहेगी। उसी तरह उत्तर अयनांत में उत्तरी गोलार्ध में यानी विषुवतरेखा के उत्तरी भाग में सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश ज़्यादा मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। और ठीक इसके अपोजिट बोले हैं, अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि झुकाव किधर है, उत्तरी गोलार्ध का झुकाव है सन की तरफ, ना कि दक्षिणी गोलार्ध का। जैसे हम लोग देखे थे दक्षिणी अयनांत में, तो दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव था सन की तरफ, तो जिसका झुकाव सन की तरफ ज़्यादा होगा वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिलेगा, जिसका झुकाव जो सन से दूर भागेगा उस पर सनलाइट कम मिलेगा, जिस पे सनलाइट कम मिलेगा उस पर क्या हो जाएगा, शरद ऋतु शीत ऋतु। और जिसका झुकाव सन की तरफ होगा उसमें क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। सनलाइट के कारण गर्मी और ठंडी, आपको पता है सनलाइट सूर्य से ही प्रकाश और उष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है। पिछले चैप्टर में हमने इसकी बात किया था कि सूर्य से ही एकमात्र है जिसमें सारे ग्रहों और उपग्रहों को प्रकाश और उष्मा मिलती है, उनकी अपनी कोई उष्मा और प्रकाश नहीं होती है ग्रहों की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर अगर 24 घंटे के बराबर होता है, इसके लिए फरवरी के माह में महीने में जोड़ा जाता है, एक दिन अतिरिक्त जुड़ जाता है और ये 28 से 29 दिन हो जाता है और 366 दिन का साल हो जाता है, जो बात हमने मेंशन कर ली है। आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर, देखे होंगे ये जो है ये एक दीर्घवृत्ताकार का पथ बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी पे सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी तरह का दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जा सकता है। आपने यहाँ पे समझा कैसे बांटा जाता है, कैसे आता है, कब कब आता है। अगर क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं, जैसे यहाँ पे बोल देगा कि बसंत ऋतु में बसंत विषु कब होता है, तो बसंत विषु अगर पूछ दे दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए यहाँ फंसने का कैसे क्वेश्चन फंसाएगा आपको। आप रट के गए हैं लूसेंट में कि बसंत विषु जो होता है 21 मार्च को होता है, अब वहीं से पूछ देगा आपको कि शरद विषु जो है दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, तो आप क्या बोलेगा 21 मार्च को। अगर पूछ दे कि बसंत ऋतु 23 सितंबर को कब होता है, बसंत विषु 23 सितंबर को कहाँ होता है, तो आप उत्तरी गोलार्ध ना लगा के कहाँ लगाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमाने का तरीका है, किसी तरह भी घुमा सकता है। आप रट के जाइए 21 मार्च को बसंत विषु होगा और पूछ देगा कि दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषु कब होगा, तो आज शरद विषु का भी ध्यान रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। जिस गोलार्ध की बात करेगा उसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर बहुत ही वीवीआई है, इसको नोट कर लें और ये बहुत काम का है, इसको एकदम क्लियर समझ लें। अगर इसको आप छोड़ रहे हैं यानी आप बहुत चीज़ें के कॉन्सेप्ट को छोड़ दिए, आपको मौसम का कोई ज्ञान नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें। अब यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पे वहीं बात सूर्य की किरण की तरफ झुका रहता है, तो 21 जून को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में कम पड़ेगा। अब अगर क्या होगा, कम उष्मा प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास क्या होता है, कम उष्मा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट तिरछी आती है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देखे हुए हैं कि ये जो पोलर रीजन है, कभी भी देखेंगे पोलर रीजन प्रॉपर सनलाइट की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो सनलाइट से दूर की तरफ भाग रहे हैं, तो वहाँ पे कभी भी सनलाइट सीधा नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आपने पिछले चैप्टर में भी हमने बात किया था कि ध्रुवों पे सनलाइट तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ने के कारण वहाँ पे गर्मी महसूस, उष्मा अधिक प्राप्त नहीं होती है, गर्मी महसूस नहीं होती है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे 6 महीने लगातार दिन रहता है और 6 महीने लगातार रात रहता है। जो उत्तरी ध्रुव है या फिर दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पे लगातार 6 महीने दिन रहेगा और लगातार 6 महीने रात रहेगा। ठीक है, क्यों रहता है, ये स्ट्रक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है। 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक यहाँ दिख रहा है, फिर 22 दिसंबर से लेकर फिर 21 जून तक, तो एक साइड दिन एक साइड रात रह रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 21 जून को जो ग्रीष्म ऋतु होता है यानी उत्तर अयनांत होता है, उस समय सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यानी गर्मी के दिनों में देखे होंगे कि 7 बजे के शाम में अंधेरा होता है और सुबह 5 बजे एकदम उजाला हो जाता है, यानी दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, रात छोटे हो जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। अब क्या होता है कि 22 दिसंबर में हमने बात किया था कि क्या होता है, दक्षिण अयनांत होता है, दक्षिण अयनांत में क्या होता है कि दक्षिण की तरफ सूर्य की प्रकाश ज़्यादा पड़ती है, तो जिधर सूर्य की प्रकाश ज़्यादा पड़ेंगी उधर दिन का लंबा होगा। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के कारण मकर रेखा पर सीधा लाइट पड़ने के कारण, सनलाइट पड़ने के कारण दिन वहाँ बड़े होते हैं और रात छोटे होते हैं। और अगर पूछ दे 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दिन छोटा और रात बड़ा। उसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दिन बड़ा और रात छोटा। क्लियर है। इसी तरह देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून याद रखिएगा, 21 जून को अगर पूछ दे कि दक्षिणी गोलार्ध में कैसा रहता है दिन रात, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ा
और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा और रात छोटा। ठीक है, समझ में आया कारण क्या है, उत्तरायणांश के कारण और दक्षिणायनांश के कारण ये दोनों घटनाएं होती हैं। तो इसको आप एकदम कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका इससे डाउट रिलेटेड हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ से हम प्रयास करेंगे आपकी क्वेश्चन का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुव वृत्त पर सीधी पड़ती है। आप देखे होंगे कि यहाँ पे विषुव जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पे विषुवत जो रेखा है, विषुवत जो वृत्त है जो बताए थे 0 डिग्री जो है उस पर सीधा लाइट पड़ेगा। सीधा लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, यही घटना होगी। अगर 23 सितंबर को पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। अगर 21 मार्च को पड़ती है तो बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 23 सितंबर यानी उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाएगा। और 21 मार्च की स्थिति में क्या हो जाएगा, यही ठीक विपरीत हो जाएगा। 21 मार्च को क्या हो जाएगा, तो 21 मार्च को यहाँ देखेंगे, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन परिकर्णन के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में, दरोगा के एग्जाम में, बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में भी आया है, उसके बाद बीपीएससी पीटी के एग्जाम तक भी आया है बहुत सारे क्वेश्चन कि परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है और घूर्णन के कारण दिन और रात बदलता है। ठीक है, तो ये चीज़ को हमेशा याद रखना है कि दिन और रात का प्रभाव किसके कारण होता है, तो घूर्णन के कारण। घूर्णन कारण समझ गए कैसे होता है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि सनलाइट जिधर पड़ता है उधर दिन, और जिधर सनलाइट नहीं पड़ता है घूर्णन के समय में वहाँ रात हो जाएगा, वो डार्क एरिया क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन आता है, इसे बीपीएससी पीटी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी, यही एनसीईआरटी का लाइन उठा के डाल दिया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो उसमें बहुत सारे चीज़ बनाता है स्टेटमेंट, तो उसमें सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं करे तो एक साइड सीधा लाइट पड़ते रह जाएगा पूरे टाइम और एक साइड हमेशा के लिए शैडो रहेगा। इस तरह एक साइड हमेशा गर्मी, एक साइड हमेशा ठंडी रहेगा। अब एक साइड हमेशा गर्मी, एक साइड ठंडा रहेगा तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये चैप्टर 3 से कंप्लीट होता है, और भी बेहतर हम कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादातर हमको लग रहा है कि चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो अभी तक कोचिंग और पेड कोर्सेज इधर उधर के चीज़ों में भटक रहे हैं, लाल पीले किताब पढ़ रहे हैं, उससे बचें और सही कंटेंट सही जगह से पढ़ें। तब तक के लिए इतना के लिए आज के लिए धन्यवाद। आगे फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे और उसको चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।